वो पूरे विश्व में जाकर के सनातन की पताका कैसे वो करते। आज देखिए ना सर, और उसके बाद देखिए वहां गए और उसके बाद तो ऐसे वो कायस्थ जी क्या बोल रहे हैं, आवाज कट रही है बीच में। तो मूल नहीं, और ठीक है, लेकिन उन्होंने भेद नहीं किया ना, उन्होंने बदले की भाव उनके अंदर नहीं थी। अरे उन्होंने विवेक श्रीवास्तव साहब, ब्राह्मण समाज को कराया। नहीं एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव साहब, मैं आपको ऐसे कई एग्जांपल दे सकता हूं। जहां तक आप कह रहे हैं हिंदू धर्म की बात कह रहे हैं, हिंदू धर्म की बात यह है कि सबसे बड़ी भक्ति, नवादा भक्ति का आशीर्वाद भगवान राम ने शबरी को दिया था। शबरी कौन थी? और सुनिए, मैं आपको और बता देता हूं, हमारे रहीम दास जी कह गए, रहीमन इस संसार में सबसो मिलिए धाय, ना जाने को रूप में नारायण मिल जाए। नवधा हमारी कहूं तो इपाई, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति जिगान, मंत्र जाप विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील कीर्ति बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्म, सातों सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठों जथा संतोषा, सपने हूं नहीं देखा परदोषा, नवम सरल सब मम भरोसी हरस न दीना, नवधा भक्ति शबरी को मिली, बिल्कुल, जो कि इनके अनुसार नीची जाति की। हाँ, ये भगवान राम की कृपा है। क्या बात कर रहे हैं? अरे वो रट्टा नहीं मारेगा भाई। मुझे तो लग रहा है कि जो हमारे कथावाचक है स्वामी चक्रपाणी, कहीं फैज साहब उन्हें टक्कर ना दे, पूरा कंठस्थ कर रखा है इन्होंने चौपाई वगैरह। चौपाइयां बोल करके आप शासित करने की कोशिश ना करें। नहीं, जातिवाद व्यवस्था समस्या है, इसको आप मानिए। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, रिजर्वेशन की जरूरत है, धर्मांतरण आपने किया नहीं क्योंकि ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी आपको चाहिए थी। मोहम्मद उस्मान साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूं, जहां भी मैं देख रहा हूं, चाहे वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 का हो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हो, मैं 5 राज्यों के आंकड़े अगर देख रहा हूं तो सब में अगर हम हिंदू और मुस्लिमों की बात करें, हिंदू की पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड बढ़ रही है, आप लोगों की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये लोग एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये नैरेटिव है, सच्चाई आप बताइएगा कि आप जानबूझकर अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं सबसे पहले तो इसे सीधे सीधे इस बात को रद्द करता हूं। मेरे नजदीक जितने आंकड़े मेरे पास है, जितना मैंने देखने की कोशिश की है, मैं सेंसस को मैंने देखने की कोशिश की है, उसके हिसाब से ये मुझे कहीं भी आंकड़े जितना प्रचार ये किया जाता है उसके हिसाब से कहीं मेल नहीं खाते हैं। सर मैं सेंसस के 3 आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, जस्ट 3 आंकड़े सर, 3 आंकड़े। लेटेस्ट 2011 में मुझे देश की जनसंख्या का आंकड़ा बताइए। 14% है सर। मैं 14.1% आप आए थे, 14.1%, 15% के आसपास मान लीजिए। मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं सर, मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। उस्मान साहब एक सेकंड बस। वेस्ट बंगाल में 10 साल में हिंदुओं की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी दैट इज 10.81%, आप लोगों की 21.81%। तमिलनाडु में 14.92% हिंदुओं की ग्रोथ रेट थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, आपकी 21.86%। केरला में सर सुनिए ना, केरला में हिंदुओं की 2.23%, सेंसस के हिसाब से आपकी 12.84%। सर ये सेंसस के आंकड़े मेरे नहीं है। अरे अब आप बता दीजिए आपके पास कौन से आंकड़े हैं? अरे मेरी बात तो सुन लें आप कम से कम। सर मैं आपसे ही तो निवेदन कर रहा हूं, आप कह रहे थे आंकड़े मैंने रख दिए। मैंने आपकी सारी चीज मान ली, मैंने आपके सारे आंकड़े मान लिए, लेकिन मेरा सवाल है जायज, उस पर है समझने की बात। क्या वो कोई भी धर्म उसने बदल लिया, सारे आंकड़े बदल गए, क्या वो भारतीय नहीं रहा? यकीनन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि मेरे देश में जितने रहने वाले लोग हैं उन्हें सबसे पहला ये चीज माना जाना चाहिए कि वो भारतीय हैं। अब ये हमारी देखिए उस्मान साहब, आपने टेलीविजन के सामने भारतीय होने की बात कह दी। ठीक है, मैं एक भारतीय हूं, ठीक है, मैं एक भारतीय हूं। अब जब बात आती है वंदे मातरम की, आप कहते साहब मेरा धर्म सर्वोपरि है। आप वो कह रहे हैं कि ये सब बात छोड़ दो, वो भारतीय। मैं भी आपकी बात मान रहा हूं।
भारतीय के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि वो उसे अपने मजहब की आजादी होगी, अपने मजहब के मुताबिक काम करेगा। कब मना किया आपने? अभी बात कही ना कि आप क्यों बात कर रहे हैं वो हिंदू है वो मुस्लिम है, आपने कहा ना वो भारतीय है। कम से कम मेरी बात आप सुन ले, 4 पॉइंट है दिमाग में, वो चारों को चारों में रखे देता हूं। अब मैं चुप हूं, आप बताइए। हाँ, तो देखिए, एक तो यहां पर लगातार वो जिस उन्होंने जो बात की ना कि वो महिला बुर्के वाली भी बन सकती है, तो गैर संवैधानिक बात नहीं है ओरिजिनली, लेकिन उनका जो अंदर से है, जो मैंने पहले ही बता दिया कि वो राजनीतिक तौर पर उस तरह की बात करते हैं जिससे उन्हें फायदा पहुंचे और वो ध्रुवीकरण हो, अगरचे मुसलमानों का उससे नुकसान होता है। और वो नुकसान ये है कि 1984 में मुसलमानों के सांसद थे 49, और वो क्या कहते हैं 1980 में 49 सांसद बने, और वो 84 में 45 बने, और अब घटकर वो सिर्फ 24 रह गए हैं। 2014 में केवल 23 थे। उत्तर प्रदेश में एमएलए 2012 में 68 मुस्लिम बने, 17 में 24 रह गए। तो ये मुसलमानों की एक तरह से यहां पर वो जो चुनाव की जो है वो गिनती घट रही है। तो ये जब तक ध्रुवीकरण की बात होती रहेगी, मुसलमान महिला या हिजाब वाली महिला की बात अगर होती रहेगी, दाढ़ी टोपी वाले की करके बात होती रहेगी, धर्म के नाम पर बात होती रहेगी, तो मुसलमानों का इसमें नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नहीं, उस्मान साहब अगर भारतीय तो फिर वंदे मातरम में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलेंगे, मैं भी तो कह रहा हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा, बोलेंगे वंदे मातरम भी भारत माता, 6 महीने के अंदर वैसी वंदे मातरम बोलेगा, मेरी गारंटी। हमारा मिशन सफल हो रहा है, ये सब बोलेंगे, धीरे धीरे होगा। यहाँ पर काबिलियत की क्योंकि गिनती नहीं होती है, सरों की गिनती होती है, तो लोग इसीलिए ध्रुवीकरण की बात करते हैं। और लोकतंत्र में यह भी कमी है कि अगर कोई सत्ता बार बार लौटकर आती है या बड़े बहुमत से आती है, तो वो तानाशाही की तरफ चली जाती है और मुद्दे पीछे रह जाते हैं। मैं तो चाहता हूं यकीनन लोकतंत्र को काबिलियत देखिए, हमारी 77 में आजादी मिली हमारे देश को, और आज तक जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां सिर गिना करते हैं, तौला नहीं करते। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने बात कही थी, लेकिन जमहूरियत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, इस बात को भी आप समझ जाइए। हर डिबेट का वो बिगाड़ते हैं किसी भी। अरे मैं आपकी तारीफ कर रहा था कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। मुसलमानों को दाढ़ी टोपी बुरखे वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप जमहूरियत को ही निगेटिव बोलने लगे कि जमहूरियत तानाशाही ला देती है। साहब, जमहूरियत का मतलब ही होता है कि सबको लेकर चलना, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी की परिभाषा है, लोकतंत्र की परिभाषा है, जमहूरियत की परिभाषा है। उनको दूर अरे साहब, आप उसको अब शब्द नहीं बोलिए लोकतंत्र को। पहला आपने ट्रैक सही अपनाया था, दूसरे ट्रैक पे आप गलत चले गए। तभी योग्यता की बात होगी। अभी तो इसमें केवल बहुमत की बात हो रही है, इसलिए लोग ध्रुवीकरण की तरफ। अरे नहीं, आप फिर योग्यता की बात होगी, फिर उसमें डिसाइड कीजिए कि पीएचडी वाला ही चुनाव लड़ सकता है। फिर कहने लगेंगे साहब हमारे सामान्य मजदूर भाई क्या करेगा, जो भाई पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या करेगा। डेमोक्रेसी की कुछ सीमाएं होती है, इस पर बात होनी चाहिए। अब जो बहुत इंटेलेक्चुअल है उसका जनता में आधार ही नहीं है, उसको कैसे बना दोगे प्रधान। तो डेमोक्रेसी बहुत सोच समझ कर बनाई हुई व्यवस्था है, इसका सम्मान कीजिए। इसी व्यवस्था में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर अधिकार मिला है, और मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा था, लेकिन आप डेमोक्रेसी को ही गलत बोलने लगे। मेरा सम्मान अगर करना तो आप खामोशी से बात सुने। अरे मैं बहुत खामोशी से आपकी बात सुना था और अप्रिशिएट भी कर रहा था। आपने मेरी कोई बात नहीं कहने दी, आपने मुझको बात कहने ही नहीं दी, पूरी नहीं करने दी। कहिए 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 कहिए। आपने एक भी बात नहीं कहने दी। अरे पूरी बात आपने दखलंदाजी कर दी। कहिए कहिए। मेरी सोच भारतीयता के लिए है, यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो इस बात के लिए है, और लोकतंत्र में अगर कोई कमी है तो वो कैसे दूर हो, क्योंकि मेरा देश जब विश्व गुरु बनने की बात करता है तो यहाँ के लोकतंत्र में जो कमी है उसको दूर करने की बात नहीं करो। तो यहाँ जो इसे जो एक केवल बहुमत और बार मोहम्मद उस्मान साहब पहुंचाता है, मोहम्मद उस्मान साहब, फैज खान साहब कह रहे हैं यही हमारा एजेंडा है, और मोहम्मद उस्मान साहब उस एजेंडे में अब आने लग गए। ओवैसी विद इन 6 मंथ ओवैसी भारत माता की जय वंदे मातरम बोलेंगे। जो कहते थे होली खेलने से जी यहाँ पर रंग लग गया अल्लाह जला देगा, वो रंग भी लगाएंगे। दिवाली की मिठाई खाने से ईमान चला जाता है, आपके घर रमेश भाई आके दिवाली की मिठाई भी खाएंगे। हम जो चाह रहे थे मुसलमानों में प्रगतिशील विचारधारा आए, धर्म सुधार आंदोलन चले, वो सफल हो रहा है। लेकिन एक बात जो मुझे लगता है विवेक श्रीवास्तव साहब ने सही कही, धर्म सुधार की तो डिबेट नहीं है ना, आज डेमोग्राफिक
अरे इनको भी अपने साथ लीजिए उस्मान साहब को। उस्मान साहब, अगर डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है, अगर घुसपैठिए देश में आ रहे हैं, तो बहुत जरूरी है उन घुसपैठियों को कौन चेक करेगा, और जो देश के बाहर अंदर आ गए हैं उन्हें बाहर कौन निकालेगा, यह भी तय करना बहुत जरूरी है। आप सब मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।